यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करके मुझे प्यार समर्थन दें। जब भी कोई सीबीआई जांच की बात करता है तो मुझे खूब हंसी आती है। हंसी आना स्वाभाविक भी है, ये तो सीधा ब्रेन वॉश है या आई वॉश कह सकते हैं। जब भी बिहार की सरकार या सरकार किसी भी राज्य की जांच करती है और वो जांच फेल हो जाती है, तो अगर केंद्र में आपकी ही सरकार हो तो केंद्रीय जांच एजेंसी को ये मामला दे दीजिए और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी वो आपके अनुकूल होगी और जनता के दिल में तसल्ली भी हो जाती है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। इस वक्त बिहार नीट की जो बच्ची है उसके लेकर के जल रहा है। एक बच्ची और उसकी माँ, इनकी तस्वीर सोशल मीडिया, अखबार और सभी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। माता ने जो आरोप लगाया है वो सीधा डीजीपी और बिहार की पुलिस पर है। ऐसी स्थिति में बिहार में वोट करने वाले लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या वोट किया और बिहार में कैसी सरकार बनाई है। एक माँ जब अंदर से निकलती है तो वो डीजीपी के चैम्बर से निकलकर ये संतोष नहीं जताती है कि उन्हें भरोसा है पुलिस वालों पर। वो कहती है कि पुलिस वाले केस खराब कर देंगे, उसकी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा और वो न्याय चाहती है, पैसा नहीं चाहती है। आप ऐसे में बताइए, ऐसी सरकार को बने रहने का क्या हक है। खैर, सरकार की बात छोड़िए, उसे तो आपने बनाया है, भोगना तो आपको ही होगा। लेकिन अब सीबीआई जांच की बात हुई है। एक तस्वीर आई है अभी ताजा, जिसमें एक लड़का गर्ल्स हॉस्टल में उस बच्ची को उठाकर तेजी से भागता दिख रहा है। अगर पुलिस ने सीधी जांच की होती तो वो पहला लड़का बता देता कि किसने उसे कहा था और वो उठाकर लड़की को क्यों इतनी तेजी से ले जा रहा था। महिलाओं को क्यों नहीं बुलाया गया, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया। आखिर बच्ची को देखते ही उसे क्या समझ में आया जो वो तेजी से भागने लगा। इसका मतलब है कि वहीं से बात खुल जाती। निश्चित रूप से रसूखदार तो इसके पीछे हैं ही। कई तरह की बातें आई है, सब लोग मौन साधे बैठे हैं, सत्ता का सुख जो भोगना है। जब परिवार को और जनता को दोनों को भरोसा सरकार की जांच पर नहीं रहा, बिहार की पुलिस दागदार दिख रही है, तब सरकार ने अपने दामन को बेदाग बनाने के लिए फिर एक बार सीबीआई को जांच सौंप दिया है। अब सीबीआई को जांच सौंपने के बाद थोड़ी आवाज कम हो गई है, थोड़ा आसान लग रहा है लोगों को कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम आपको याद दिलाते हैं, जब मैंने ये चैनल ये अंधा कानून शुरू किया था, अपने पोस्टर में मैंने ये नवरूणा कांड की तस्वीर डाली थी। पहले ही दिन मैंने ये नवरूणा कांड की तस्वीर डाली थी। मैं इस बैनर के एक एक बात को आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि मैंने क्यों डाली थी। नवरूणा कांड मुजफ्फरपुर का कांड है। मुजफ्फरपुर की 2 घटना बता देता हूं, फिर सीबीआई जांच से आपको आनंद आने लगेगा। नवरूणा कांड, एक 12 वर्ष की बच्ची को, जो एक अच्छे परिवार की बच्ची थी, उसके खिड़की का लोहा सरिया काट करके उसे उठा ले जाया गया। जिस तरह आज जहानाबाद की बच्ची जो नीट की तैयारी कर रही थी, जिसके साथ दुष्कर्म की बात आ रही है, जिसके साथ अत्याचार की बात आ रही है, उसके परिवार को जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, नवरूणा के परिवार को भी बिहार की सरकार की पुलिस ने इसी तरह प्रताड़ित किया था। उसके ऊपर ही झूठा आरोप लगाने की कोशिश की थी। अंततः मामला सीबीआई को गया और सीबीआई ने 2020 में क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। 10 लाख का इनाम रखा कि जो रसूखदार हैं या जो भी जिन्होंने नवरूणा का किडनैप किया है वो मिल जाएं। लेकिन ना तो ये 10 लाख इनाम पाने वाला कोई सामने आया और ना ही नवरूणा मिली और ना ही सीबीआई की जांच से कुछ मिला। अब आप अंदाज कर लीजिए सीबीआई की जांच से आपको क्या मिलता है। ना नवरूणा मिली, ना 10 लाख मिला। और फिर सीबीआई जांच का हसर ये हुआ कि कोर्ट में सीबीआई ने लिख कर दे दिया कि नवरूणा कहाँ है उसे पता नहीं है। परिवार बरसों प्रताड़ना झेलता रहा और बच्ची भी नहीं मिली। ये है सीबीआई जांच। मुजफ्फरपुर का दूसरा कांड मैं आपको याद दिलाता हूं। नवरूणा कांड के बाद बालिका गृह कांड सामने आया था। बालिका गृह कांड में छोटी छोटी मासूम अनाथ बच्चियों को, जिसके माता पिता नहीं थे, जो रोने के लिए अपने किसी परिवार के पास भी नहीं जा सकते थे, उनको रसूखदार और कई नेताओं ने शोषण किया। इस मामले में भी लिपापोती शुरू हुई। कहा गया कि ये तार हर जिले में जुड़े हुए थे और मुख्यालय तो लड़कियां पहुंचाई ही जा रही थी। ऐसे में इस मामले को भी सीबीआई को दिया गया और सीबीआई ने किसी नेता को पकड़ा है क्या? जरा एक बार बालिका गृह कांड खोल कर देख लीजिएगा, फिर आप समझ लीजिए कि बिहार में भी जिसकी सरकार हो और केंद्र में भी जिसकी सरकार हो,
नीट जहानाबाद की जो छात्रा है उसकी जांच का हश्र क्या होने वाला है कि सीबीआई जांच मुजफ्फरपुर के 2 कांड को आप गूगल का जमाना है, सर्च करके देख लीजिए। नवरूना कांड में सीबीआई ने क्या किया और बालिका गृह कांड में सीबीआई ने क्या किया। जब इतने जघन्य 2 कांड आपके सामने उदाहरण के रूप में है तो जहानाबाद की नीट की छात्रा का क्या होगा जांच का, ये भी क्लियर है। जब जांच पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आपसे मिलने आऊँगा। तब तक आप निर्णय करिए कि आप सड़क पर उतर कर एक बच्ची को, वो बिहार की बेटी थी, वो किसी जात की बेटी नहीं थी, वो किसी सिंगल व्यक्ति की बेटी नहीं थी, वो बिहार की बेटी थी। और बिहार की बेटियों के अस्मत का सौदा पटना में हो रहा है, जहां राज्य में आज शिक्षा का वातावरण बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे मेधावी बच्चे दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। और शर्म करिए, और नहीं तो कम से कम सड़क पर निकलिए ताकि कल आपकी बेटी का नंबर ना आ जाए। धन्यवाद, प्रणाम। के मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित नवरूना हत्याकांड पर बातें बहुत हुई, खबरें चलाई गई, सीबीआई जांच भी हुई और क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल हो गया। 5 साल 10 महीने की जांच में सीबीआई नवरूना के हत्यारे को नहीं खोज पाई। नवरूना हत्याकांड में सोमवार को सीबीआई ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। पहले समझिए केस में कब क्या क्या हुआ। 18 सितंबर 2012 को नवरूना का अपहरण होता है। 26 नवंबर 2012 को घर के सामने नाले से कंकाल मिलता है। 12 जनवरी 2013 सीआईडी को केस सौंपा गया। 14 फरवरी 2014 सीबीआई की जांच शुरू हुई नवरूना केस में। 18 फरवरी 2014 को पहली बार मुजफ्फरपुर में सीबीआई की जांच शुरू हुई। 14 दिसंबर 2019 को अंतिम बार सीबीआई की टीम नवरूना के पिता से मिली थी। अब बात करते हैं नवरूना केस की। 18 सितंबर 2012 को नवरूना का अपहरण हुआ था और 26 नवंबर 2012 को घर के सामने उसकी नाले में लाश मिली। सीआईडी के बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई। इस मामले में सीबीआई ने 15 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 250 से अधिक को नोटिस देकर कैंप और रीजनल ऑफिस में बुलाकर मामले में तफ्तीश की। सुराग नहीं मिलने के बाद 10 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई। 5 साल 10 महीने के बावजूद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। रिपोर्ट में सीबीआई ने पति पर आंच आई तो बिलबिला उठी, 34 बच्चियों पर एक शब्द नहीं बोली। पति के लिए लड़ाई लड़ेंगी मंजू वर्मा, 34 बच्चियों के लिए लड़ने पर कुछ नहीं। मंजू वर्मा को याद रहा अपना इंसाफ, 34 बेटियों के इंसाफ की याद भी नहीं। ब्रिजेश ठाकुर पर खजाना लुटा दिया, 34 बेटियों पर बरसाया गया हंटर। मतलब मंजू वर्मा सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए मंत्री बनी हुई थी, ब्रिजेश ठाकुर पर लुटाने के लिए मंत्री बनी हुई थी, अपना रुतबा चमकाने के लिए मंत्री बनी हुई थी। एक शब्द नहीं कहा कि उन मासूम बच्चियों के लिए भी लड़ूंगी जिसके लिए सरकार का खजाना खोल डाला था। चीफ जस्टिस एम.आर. शाह की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जांच रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही चीफ जस्टिस एम.आर. शाह की खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के यौन शोषण मामले की जांच कर रहे एसपी के तबादले पर सीबीआई से जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट पेश करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि जांच से संबंधित जानकारियां बाहर कैसे आ रही हैं। 27 अगस्त को मामले पर फिर सुनवाई की जाएगी। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस अनसॉल्व्ड केस को स्टडी करेंगे जिसको सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि सीआईडी और सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट्स भी सॉल्व नहीं कर पाए। नवरूना चक्रवर्ती, एक 12 साल की लड़की जिसकी बॉडी नहीं स्केलेटन मिला, जिसके पेरेंट्स आज भी जस्टिस के लिए गुहार लगा रहे हैं, जिसकी डेथ का रीजन आज भी किसी को नहीं पता। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही ट्रू क्राइम केस स्टडीज पर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नवरूना चक्रवर्ती एक 12 साल की प्यारी सी लड़की थी जो अपने मम्मी पापा के साथ मुजफ्फरपुर बिहार में रहती थी। नवरूना एक सीधी सादी बच्ची थी और ब्राइट स्टूडेंट भी थी। वो बिहार में सेंट जेवियर स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि सारी लेडीज तीज के त्योहार की तैयारी कर रही हैं। तो उसने भी अपनी मम्मी से मेहंदी लगाने को कहा। नवरूना का खानदानी घर काफी बड़ा था तो वो अपने मम्मी पापा के साथ ही सोती थी, लेकिन उसने पहली बार मेहंदी
लगाई थी और इस एक्साइटमेंट में कि वो खराब ना हो जाए वो अलग रूम में सोई थी। क्योंकि उनका घर काफी बड़ा था तो वो बरामदे की लाइट्स ऑन करके सोते थे ताकि रात को कोई उठे तो उसे डर ना लगे, और उस दिन भी वो लाइट जला के सोए थे। लेकिन सुबह 4 बजे जब नवरूना के पापा अतुल्य जी की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि बरामदे की लाइट बंद है। वो इस बात से डर गए थे क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी वाइफ मैतेरी से इसके बारे में पूछा तो उनको भी कुछ नहीं पता था। वो दोनों सबसे पहले नवरूना के कमरे में गए ये देखने कि उनकी बेटी ठीक है या नहीं, पर उनको जिस बात का डर था वही हुआ। नवरूना अपने कमरे में नहीं थी। जैसे ही नवरूना के पेरेंट्स कमरे में गए तो उनको पता चल गया था कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये कि नवरूना के कमरे की खिड़की पर लोहे का जाल लगा हुआ था, लेकिन उस जाल के 3 डंडे बाहर की तरफ निकले हुए थे। इसका मतलब ये था कि कोई खिड़की के जाल को तोड़कर अंदर आया था। दूसरी चीज ये कि नवरूना का बिस्तर गीला था। वो एक 12 साल की बच्ची थी तो ऑब्वियस सी बात है इतनी रात को किसी अनजान को कमरे में देखकर वो डर गई होगी एंड शी पीड हर पैंट्स। नवरूना के पेरेंट्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ और वो उसको ढूंढने लगे। पहले उन्होंने उसको घर में ढूंढा ये सोचकर कि वो उस इंसान से भागकर घर में ना छुप गई हो, पर जब वो घर में नहीं मिली तो उन्होंने उसको आसपास ढूंढा। उनके पड़ोसियों ने भी उनकी काफी मदद करी। उसको ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम बीत चुका था लेकिन नवरूना का कहीं पता नहीं चल रहा था। वो जल्द ही पुलिस स्टेशन उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने गए, लेकिन वहाँ मदद मिलने की बजाय उनको मिले ब्लेम्स। जैसे कि नवरूना के मम्मी पापा ने पुलिस को सब कुछ बताया तो लोकल पुलिस ने कुछ ऐसा कहा जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी स्टेटमेंट ये थी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी खुद ही किसी के साथ भाग गई होगी और थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगी। वो लिटरली एक 12 साल की लड़की थी। उसके बारे में ऐसा सुनकर उसके पेरेंट्स पर क्या बीती होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, जब नवरूना के पेरेंट्स ने इस बात पर लोकल पुलिस की एक भी नहीं सुनी तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को ही अक्यूज कर दिया कि उन्होंने उसकी ऑनर किलिंग की है। ये मदद मांगने वाले पेरेंट्स की सरासर बेइज्जती नहीं तो और क्या है। अब अगर केस फाइल हुआ है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन लोकल पुलिस के इन्वेस्टिगेट करने का तरीका भी बहुत अटपटा था। उन्होंने सब जगह पर चेक किया लेकिन नवरूना के कमरे में गए भी नहीं। वो इस बात पर बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव कर रहे थे कि नवरूना को उसके पेरेंट्स ने ही मारा है। उन्होंने घर पर रखी पानी की टंकी को भी चेक किया, लेकिन जहाँ किडनैपिंग हुई थी यानी नवरूना के कमरे में, वहाँ पर झांक कर भी नहीं देखा। नवरूना के पेरेंट्स का ये कहना है कि पुलिस ने इस केस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। नवरूना के पिता रोज पुलिस वालों को बोलते थे कि वो मेरी बेटी को ले गया होगा, उसको जाके पकड़ो, लेकिन पुलिस उनकी सुनती ही नहीं थी। अब ये लोग कौन हैं जिसकी अतुल्य जी बात कर रहे थे? जैसा कि हमने बताया कि नवरूना का घर काफी बड़ा था और काफी पॉश इलाके में था। इसकी वजह से लैंड माफिया अतुल्य जी का मकान हड़पना चाहते थे। जब वो हड़प नहीं पाए तो उन्होंने अतुल्य जी को उसको बेचने के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। फिर भी उन्होंने अपना घर बेचने के लिए हाँ नहीं करी और अतुल्य जी इन्हीं लोगों की बात कर रहे थे। वो लोग उनको कभी भी मिल जाते थे और उनको डरा धमका भी रहे थे। अतुल्य जी का मानना था कि वो लैंड माफिया ने ही उनकी बेटी को किडनैप किया होगा ताकि वो डर जाएं और उस मकान को बेच दें, लेकिन पुलिस ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। नवरूना के पेरेंट्स ने अपनी बेटी का कमरा अनटच्ड रखा हुआ था इस उम्मीद में कि कभी तो पुलिस यहाँ आएगी, लेकिन पुलिस वहाँ आई ही नहीं। नवरूना के पेरेंट्स इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने पुलिस को ही धमकी दी कि अगर वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करेंगे तो वो यहीं अपने आप को मार देंगे। पुलिस उसके बाद उस कमरे की तलाशी लेने आई नवरूना के किडनैपिंग के 1 महीने बाद, और फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट करने की 1.5 महीने बाद सोची। इस बात से दोनों जन बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। उनको पुलिस से अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद 26 नवंबर 2012 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड काउंसिलर राकेश खन्ना के कहने पर नवरूना के घर के पास वाले नाले की सफाई हो रही थी। एलिगडली ये सफाई अचानक से ही शुरू हो गई थी और राकेश का कहना था कि उसको ये नाला 1 हफ्ते के अंदर अंदर साफ चाहिए। ये बात तो किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि वार्ड काउंसिलर को ये नाला साफ कराना है, लेकिन उसके डर की वजह से किसी ने भी इसको क्वेश्चन नहीं किया और सफाई शुरू कर दी। सफाई करते करते वहाँ कर्मचारियों को कुछ ऐसी चीज मिली जिससे वो शॉक हो गए। उनको मिला एक स्केलेटन। अब क्योंकि वो स्केलेटन नवरूना के घर के पास मिला था तो पुलिस को यही लगा कि ये स्केलेटन नवरूना का ही है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए उनको डीएनए की टेस्ट की जरूरत थी, लेकिन नवरूना के पेरेंट्स ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उनको पुलिस पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने बोला
की डीएनए तभी देंगे जब इस केस में सीबीआई इन्वॉल्व होगी। लेकिन ये केस सीबीआई को नहीं बल्कि पहले सीआईडी को दिया गया। लेकिन नवरूना के पेरेंट्स ने अपना डीएनए देने से साफ मना कर दिया। अब इस केस को 2 साल हो गए थे और मजबूरन इसको सीबीआई को दिया गया। लेकिन सीबीआई ने इस केस को लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं जिनको सॉल्व करने का ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। अतुल्य जी की जान पहचान में से किसी ने उनको मदद करी सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन लगाने में और आखिरकार सीबीआई ने ये केस ले लिया। अब नवरूना के पेरेंट्स भी अपना डीएनए देने के लिए रेडी हो गए थे। जैसे ही उनके डीएनए के साथ उस स्केलेटन का डीएनए मैच किया गया तो फॉरेंसिक वालों ने ये साफ कर दिया कि वो बॉडी नवरूना की थी, क्योंकि उसका डीएनए किसी एक पेरेंट से मैच हो गया था। नवरूना के पेरेंट्स की हालत आप सोच ही सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चालू रही क्योंकि अब ये किडनैपिंग से मर्डर केस बन चुका था। लेकिन 2014 से 2020 तक सीबीआई भी इस केस में कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई थी जिससे ये साबित हो जाए कि मर्डरर कौन था। अतुल्य जी का कहना था कि अगर पुलिस पहले ही सही से इन्वेस्टिगेट करती तो उनकी बेटी को इंसाफ कब का मिल गया होता और हमें नहीं लगता कि उन्होंने इसमें कुछ भी गलत कहा है। 2018 में सीबीआई ने 6 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें से एक था राकेश खन्ना, वही राकेश जिसने नाले की सफाई का ऑर्डर दिया था। उससे लोग बहुत डरते थे क्योंकि उस पे ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। उसको लोग पप्पू भी कहते थे, जो शायद उसका क्रिमिनल नेम है। बट इन 6 जनों को बेल भी मिल गई थी। इतना सब करने के बाद भी सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला था। उन्होंने अब तक 66 विटनेसेस के बयान लिए थे और ना जाने क्या क्या टेस्ट करवाए थे, इंक्लूडिंग नार्को टेस्ट, लाइट डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। सीबीआई इस केस को सॉल्व करने के लिए शायद बहुत ही डेस्परेट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 10 बार डेडलाइन एक्सटेंशन की मांग की थी और कुछ ना मिलने पर उन्होंने जगह जगह पोस्टर्स लगवा दिए कि जिसको भी नवरूना केस के बारे में कुछ पता है तो वो उनको बता दें और बदले में 10 लाख रुपए का इनाम ले जाएं। लेकिन होना क्या था, इतने सालों बाद किसी को क्या याद रहता, जिसकी वजह से थक हार कर 2020 में उन्होंने इस केस की फाइल क्लोज कर दी और आज भी नवरूना को इंसाफ नहीं मिला। अजीब न्याय है ना हमारे भारत का। बेल तो मिल जाती है लेकिन जस्टिस मिलने में ना जाने कितने साल बीत जाते हैं और ये भी जरूरी नहीं है कि हर केस में जस्टिस मिलता ही है। अभी भी कितने सारे केसेस अनसॉल्व्ड हैं और कितनों में सबूत ना होने की वजह से केस फाइल क्लोज कर दी गई है। आपको क्या लगता है कि गलती किससे और कहां पर हुई? ये तो हम सबने देखा कि पहली गलती लोकल पुलिस डिपार्टमेंट ने ही की। वो अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से करते तो शायद नवरूना को इंसाफ मिल जाता और शायद उसको बचाया भी जा सकता था। नवरूना चक्रवर्ती का केस एक ट्रेजिक रिमाइंडर है कि हम कितना ज्यादा डेंजर फेस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही न्यू केसेस पर इन्फॉर्म्ड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। नमस्ते।